अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्चुअली जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ये बात की थी कि किस तरह से प्रॉब्लम्स सीएसएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे होते हैं जब वो पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं और उसके अंदर उनकी क्या मिस्टेक्स होती हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं हम उन मिस्टेक्स की रीज़न्स यानी वो मिस्टेक्स क्यों कर रहे होते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। रीज़न्स में जो सबसे पहली रीज़न जो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं हम लोग एज अ टीचर एज अ मेंटोर, वो ये होता है कि जब आप कोई बाज़ारी मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारी आपको बुक्स मिल रही हैं जी, पाकिस्तान अफेयर की हैं, करंट अफेयर की हैं, इंग्लिश ऐसे की हैं, ये ऐसा बाज़ारी मटेरियल होता है जो कि प्लेजराइज होता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च ओरिएंटेड मटेरियल। तो लिहाजा वो कॉपी पेस्ट होता है, प्लेजराइज हुआ होता है। तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं तो आप उन्हें बेशक ख़रीदें, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, लेकिन प्रॉब्लम उस वक्त क्रिएट होता है जब आप क्रैम करने लग जाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि जी अगर आपने किसी एक पार्टिकुलर ब्रांड का या पब्लिशर की बुक ख़रीद ली है और उसी पब्लिशर की बुक जो है वो अदर 10,000 स्टूडेंट्स ने भी ख़रीदी है और सब लोग क्रैम कर रहे हैं, जब आप पेपर लिखेंगे तो आलमोस्ट वो 10,000 में से 8,000 स्टूडेंट ने एक जैसे सेंटेंस लिखे होंगे क्योंकि उन्होंने क्रैम उसी बुक से किया हुआ है, मटेरियल वही है, जस्टिफिकेशन वही है, सेम। और जब एग्जामिनर होता है वो हार्डली 5-10 पेपर के बाद पता चल जाता है अच्छा ये स्टूडेंट ने उस बुक से पढ़ा है, इस स्टूडेंट ने उस बुक से पढ़ा हुआ है। तो लिहाजा इसके लिए हम जो रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप बाज़ारी बुक्स ज़्यादा, आप जब अकेडमीज़ में जा रहे हो तो अकेडमीज़ आपको अपनी वो हर अकेडमी ने अपना पब्लिशिंग हाउस भी बनाया हुआ है जी, वो आपको अपने नोट्स भी दे रहे हैं, वो आपको बुक्स भी दे रहे हैं, तो आप उनकी बेशक ख़रीद लें, वो आपकी मजबूरी होती है ख़रीदना, तो उसको पढ़ भी लें एक दफ़ा, लेकिन उसको क्रैम नहीं करें। उसमें ये देखें कि इसमें चीज़ें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और आप बड़ी जल्दी जान जाएंगे कि इन बुक्स के अंदर उन्होंने किस तरह से प्लेजराइज़ किया हुआ है। तो उसके बाद आप क्या करें, रिसर्च पेपर्स के ऊपर आएँ, जो हमेशा हम लोग कहते हैं कि ये रिसर्च पेपर बेस आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए। अब रिसर्च पेपर क्या करते हैं कि आपका वो जो क्रैमिंग वाला स्टाइल है, एक तो पहले वो आप उससे जान छुड़वाएंगे जब आप रिसर्च पेपर पे जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगा क्योंकि आपकी रीडिंग हैबिट अगर डेवलप नहीं है तो साफ ज़ाहिर है आपको वो पढ़ने तो हैं, तो ऐसी सूरत में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन 1-2 माह के अंदर अंदर आप इस प्रॉब्लम को जो है वो जस्टिफाइड कर देते हैं। प्लेजराइज मटेरियल क्या करता है, क्योंकि वो ओरिजिनल क्रिएटिव अप्रोच के साथ नहीं आ रहा होता, तो जो आथर होता है वो प्लेजराइज अगर कर रहा है तो वो उसको खुद से भी नहीं पता मोस्ट ऑफ द टाइम। जो सीएसएस की बुक्स मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने पढ़ा है, तो उसमें एक पैराग्राफ अगले पैराग्राफ को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। जब आप क्रैम कर रहे होते हैं आपको भी नहीं पता चल रहा होता कि आप पढ़ क्या रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, क्योंकि आपने क्रैम कर रहे हैं। और ऐसी मिस्टेक जाके जब आप पेपर में कर रहे हैं तो एग्जामिनर जो है वो क्रैमिंग पोजीशन पे नहीं बैठा होता, वो बड़ा क्रिटिकल एंगल से आपको देख रहा होता है और ऐसी सूरत में फ़ौरन पकड़ जाता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं है, आपने चीज़ें क्रैम की हुई हैं और उसको नरेट कर दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में आप क्या करें, आप क्रैम नहीं करें, आप बल्कि प्लेजराइज मटेरियल को गौर से पढ़ें कि वो बात क्या कर रहा है, और आपको खुद से पता चल जाएगा कि उसकी बातों में एक दूसरे को वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो जब आप रिसर्च पेपर्स पे जाएंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट्स इतनी डेवलप होगी कि आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो रीडिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो है आपका कभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाते। जब आप क्रैमिंग करते हैं तो आप एक्चुअली यही कर रहे होते हैं कि विदाउट एनी टेकिंग द अंडरस्टैंड आप बस लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ सीएसएस में क्रैमिंग का तो 0% चांसेस हैं कि आप क्रैमिंग के ज़रिए सीएसएस के पेपर अटैम्प्ट कर जाएँ। तो लिहाजा जो भी पढ़ें उसको अंडरस्टैंड करें कि भाई इसमें जो मैंने पढ़ा है इसमें बताया क्या गया है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बना, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते चले जाएं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन की डिमांड को जस्टिफाइड नहीं कर सकते। अब पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनता है मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एक पेपर जो है वो चेक कर रहा हूँ और उसके बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल जो है वो हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से ले रहते हैं, तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, क़ायद-ए-आज़म की कोटेशन लिख रहे हैं, इलामा इकबाल की कोटेशन लिख रहे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान की कोटेशन लिख रहे हैं, और वो कोटेशन से पूरा जो है ना क्वेश्चन उन्होंने जस्टिफाइड कर दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया ही नहीं है।
कायद आज़म ने ये कहा, इलाम इकबाल ने ये कहा, सर सईद अहमद खान ने ये कहा, कायद आज़म ने फ़लाँ मौके पे ये कहा फ़लाँ। भाई आप क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन तो पेपर तो जो है वो तो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कायद आज़म साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, आपने उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो आर्ग्यूमेंट से जस्टिफाइड करना है कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे थे, आप इसके बारे में क्या जानते हो। तो पेपर में आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा रहा होता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा जा रहा होता। तो लिहाजा जब तक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देंगे, आप जस्टिफाइड नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा ये जो आप करते हैं, ड्रैग करते हैं उनके कोटेशंस सेइंग, पहली तो बात है कि इनको कोटेशंस आपको लिखनी ही नहीं चाहिए। हम अपने स्टूडेंट को रिकमेंड नहीं करते कोटेशंस। मोस्टली आपको बहुत सारे टीचर्स कहेंगे जी आप क्वेश्चन ही कोटेशन से शुरू करें। ऐसे में बहुत प्रैक्टिस चल रही होती है। अब अगर कोटेशंस के ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल में बात लंबी हो जाएगी। मैं सिंपली एक बात करूँगा, कोटेशन आप करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो उसका मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ लिख रहे हो वो हूबहू उस शख्स ने ये बात कही है, उसके अंदर वर्डिंग की भी मिस्टेक आगे पीछे नहीं हो सकती। ठीक है, इज़ एम आर भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा पैराग्राफ जब डायरेक्ट कोटेशन की फॉर्म में लिख के बैठे हैं तो आप तो गुड ग्रामर है। अगर गुड ग्रामर नहीं है तो आपने गलती की है। अगर आपने गलती की है तो आपका यही जो कोटेशन वाला पैराग्राफ है यही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि ये बात तो कही नहीं थी, आपने कैसे कह दी। तो इसका बहुत सिंपल सा सलूशन होता है कि इनडायरेक्ट वे से बात करें, डायरेक्ट कोटेशन में बात ही नहीं करें। लेकिन ये चीज़ कब आएगी? जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे और इनडायरेक्ट पर्सपेक्टिव से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाइड करेंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो है वो जो सबसे बड़ा रीज़न बन रही होती है आप लोगों के पेपर का कंटेंट प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से, वो होती है क्वेश्चन एयर को अंडरस्टैंड करना। हमारे यहाँ मोर देन 95 to 96% लोग क्वेश्चन एयर को अंडरस्टैंड नहीं करते। क्वेश्चन एयर को अंडरस्टैंड करने का मतलब होता है, हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं हम उनको ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं। फिर जितने भी टेस्ट हो रहे होते हैं हम उनको एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं कि भाई क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन साधारण किसी न किसी टॉपिक से है। अब आपको जो सिलेबस दिया गया CSS का, उसके अंदर टॉपिक्स मेंशन्स हैं, ठीक है। अब उस टॉपिक के अंदर फॉर एग्जांपल नेशनल इंटरेस्ट का एक टॉपिक है। अब वो इतना वाइड है कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, अब उसके बाद उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो कौन से हैं, उनकी रीजनिंग क्या बनती है, उनके सॉल्यूशंस क्या बनते हैं। ये जब टॉपिक पढ़ना है तो आपने ये सारी डायमेंशंस को कवर करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जी अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि जी आप कंपैरिजन करें कि जो नेशनल इंटरेस्ट जापान में बनते हैं या USA में बनते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट पाकिस्तान में बनते हैं, इनकी बेस पे आप कंपैरेटिव स्टडी करें कि आपके स्टेट डेवलप्ड स्टेट नहीं है, जबकि जापान और USA अपने आप को डेवलप्ड स्टेट बना जाते हैं ऑन द बेस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट फॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, लेट्स सपोज आपने सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट देखा और आपने अपने जो बाजारी मटेरियल उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट क्रैम किया था वो लिखना शुरू हो गया, और उसके अंदर आपने बताया जी नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है, नेशनल इंटरेस्ट चलता कैसे है, नेशनल इंटरेस्ट को किस तरह से बनाया जाता है, अच्छा पाकिस्तान में क्या होता है। अब आपने जापान भी छोड़ दिया, USA भी छोड़ दिया, तो आपने उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं ली, आपने उसकी डिमांड को नहीं देखा। वो कंपैरेटिव स्टडी में था, वो आपसे जापान, USA और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट फॉर्मेशन के दरमियान कंपैरिजन करवाना चाह रहा था आपसे। आपको सिर्फ पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पता था, आपने वो लिखा। ऐसी सूरत में आपका पहली बात है क्वेश्चन इम्बैलेंस हो गया। क्यों? कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अब उसकी दो बड़ी वजूहत हो सकती हैं, या तो आपको जापान और USA के अंदर नेशनल इंटरेस्ट फॉर्मेशन का पता नहीं है, या फिर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। इन दोनों वजूहत की वजह से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो लिहाजा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन एयर के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनको सामने रख के एक अपना क्रक्स बनाते हैं, फिर हम आउटलाइन बनवाते हैं अपने स्टूडेंट्स से, और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हर आउटलाइन के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखते चले जाओ, सो दैट आप जो है वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनते चले जाओगे। फिर जो बड़ा मसला आता है पेपर का जो कंटेंट वाइज, और अपने पेपर को जो इम्बैलेंस कर जाते हैं, वह है लिमिटेड रीडिंग कैपेसिटी। हमारा स्टूडेंट जो है वो एक टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम कितना पढ़ लेता है, वो जो बुक बाज़ार से लाया होता है या एकेडमी से उसे मिली होती है, बस क्या कितने, आप अगर अपने सीनियर से पूछें जो पास हो गए हैं तो आपको वो बताएंगे जी एक टॉपिक के ऊपर उन्होंने कितना पढ़ा है।
अब एक सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको जो टीचर्स होते हैं वो आप बुक्स बता रहे होते हैं। अब अगर उन बुक्स का पेजेस अंदाज़ा लगाएं तो एक साल में हार्डली एक ही सब्जेक्ट आपसे पढ़ा जाता है जी। लेट्स सपोज अगर मैं पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर का मेंटोर हूँ या टीचर हूँ तो मैं आपको बताऊंगा अच्छा जी पाकिस्तान अफेयर की वो बुक भी पढ़ें, वो बुक भी पढ़ें, करंट अफेयर की जो है वो लेटेस्ट बुक आई है जी पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से वो भी पढ़ें। तो ये बुक्स अगर एक स्टूडेंट पढ़ना शुरू हो जाए तो उसकी तो ऑलरेडी बुक रीडिंग नहीं है, तो फिर वो स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है सर कोई अच्छी सी एक किताब बता दें। तो फिर अच्छी सी एक किताब आपको फिर बाज़ार की तरफ ले जाती है, बाज़ारी मटेरियल। तो हम अक्सर क्या कहते हैं कि एक टॉपिक पकड़ें, उसके बारे में 2 से 3 रिसर्च पेपर पढ़ लें तो आपको वो 2 से 3 किताबों जितना नॉलेज दे देंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या होगा कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी इन्हेंस हो जाएगी। फिर अगला जो काम है आपने जब रीड करना है उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग जब आपकी बढ़ेगी तो आप एक से दूसरे राइटर के रिसर्च पेपर पे जब जाएंगे तो आप कंपैरेटिव अप्रोच के अंदर आ जाएंगे। फिर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, यार उस राइटर ने तो इस इश्यूज़ के ऊपर ये बात कही थी, ये राइटर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तीसरे राइटर के ऊपर जाएंगे तो वो आपको बताएगा अच्छा इस राइटर ने तो ये बात भी की है। तो 3 राइटर्स की अप्रोच जब आपके पास आएगी, ख़ुसूसन वो जो रिसर्च बेस होगी, वो आपका नॉलेज इन्हेंस कर जाएगी। अब ऐसी सूरत में आपका टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से आए, आप उसके बारे में 5-6 वैलिड पॉइंट निकाल पाएंगे और ख़ुद से लिख जाएंगे। अब ऐसी सूरत में जो है वो प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है, एक जो हमारे स्टूडेंट है वो पढ़ रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे। डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना आप कोई चीज़ पढ़ेंगे और उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ कभी आपको भूलेगी नहीं। मोस्टली आप हमारे स्टूडेंट्स जो है वो कह रहे होते हैं सर जब हम अब लिखने बैठते हैं भूल जाता है, तो इसका मतलब है कि आपने क्रैम किया हुआ था और जैसे ही आप लिखने बैठा है आपके वो माइंड से वो जो है चीज़ें क्लियर होती चली गई। अब चूंकि क्वेश्चन उस तरह से नहीं आया जैसे से आपने याद किया था, तो लिहाजा आपके पास अब नॉलेज नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। अपने आप को फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ खड़ा करें, पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं, फिर जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करें। अच्छा डिस्कस किससे से कर सकते हैं आप? फैमिली मेम्बर्स के साथ कर सकते हैं अगर वो पढ़े लिखे हैं तो। अगर वो नहीं है या वो आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहे या उनके पास इतना नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट और कोई भी नहीं मिलता तो अपने आप से डिस्कस करें कि यार ये जो जिसको हम लोग सेल्फ टॉक कहते हैं कि भाई ये जो हमने चीज़ पढ़ी है इसके ऊपर ये इश्यूज़ इतना क्यों बनते चले गए हैं। फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू 5-10 मिनट के लिए उसके ऊपर बकायदा लिख भी लें एक पैराग्राफ। देन जो हमारे पास आती है जो सबसे बड़ी रीज़न आती है हमारे पेपर जब इम्बैलेंस होते हैं या पेपर हमारे ठीक नहीं होते, वो होता है कंपैरेटिव अप्रोच हमने अडॉप्ट करते हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको कंपैरेटिवली दें। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं जी एथनिसिटी और नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एथनिक ग्रुप्स हैं तो भाई इंडिया के अंदर कितने हैं उसको देख लें थोड़ा सा। फिर आप देखें कि अफगानिस्तान के अंदर कितने हैं, ईरान के अंदर भी आपको कोई इतने ग्रुप बनते हैं या चाइना में, तो एक कंपैरेटिव अप्रोच बन जाएगी। अच्छा अकेले पाकिस्तान इज़ नॉट प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू द एथनिसिटी, ये एथनिसिटी हर उस जगह पे डेवलप हो जाएगी जहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इनइक्वालिटी है, या फिर जो है गवर्नमेंट जो है वो क्या कह रही है आपके जो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन है टू सम पीपल ऑफ द सोसाइटी उनको दे रही है, और वो जो लोग हैं वो एथनिक ग्रुप बनाते हैं। और एक यूनिवर्सल जो है वो ट्रूथ है, और ये एथनिसिटी कैन बी प्रोड्यूस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो इवन अमेरिका में भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकती है, और वो यूरोप में भी हो सकती है। अच्छा तो फिर इसके लिए बाकी मुल्कों में एथनिसिटी क्रिएट होती है तो फिर वो ओवरकम कैसे करते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा, अच्छा क्या वो सोल्यूशन जो अमेरिका में दिया जा रहा है क्या वो पाकिस्तान में है, तो ये एक अलग से अप्रोच बनेगी। जब रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे तो ये कंपैरेटिव अप्रोच वहाँ पे आपको मिलेगी ऑलरेडी, लेकिन आपको बाजारी बुक्स के अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी जिसको हम लोग क्रैम करके खड़े होते हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। ये तो मैंने सिर्फ आपको रीज़न बताई और रीजंस के सॉल्यूशन बताए। अभी जो हमने पहली जो आपको हमने दी थी वीडियो जिसमें हमने बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जब आप पेपर करते हैं और उसमें किस वजह अपने पेपर्स को प्रॉब्लमेटिक कर देते हैं, हम उनके सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो याद रहे कि हम लोगों ने 3 मेजर बेस बनाई थी जहाँ पे आप पेपर में अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। एक लैंग्वेज, दूसरा हमने बनाया था स्ट्रक्चर, तीसरा हमने बनाया था कंटेंट। अब लैंग्वेज के रिलेटेड जो इश्यूज थे वो हमने बताया था वोकैबुलरी है आपके उसके साथ हमने कहा था इम्प्रॉपर वर्डिंग है, ग्रामर है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, ये सबसे बड़े प्रॉब्लम है।
तो बड़ी सिंपल सी बात है कि लैंग्वेज को अगर आपने लर्न किया है तो आप लैंग्वेज बेस्ड तो अपना पेपर प्रॉब्लमेटिक नहीं करेंगे। तो उसको करने के लिए क्या करना है, अपने सोल्यूशन क्या है कि आप वोकेबलरी को जो है वो लर्न करें। अब वोकेबलरी दो तरह से हो सकती है। एक तो ये कि जी आप क्रैम करना शुरू कर दें या बैठ जाएं और कोई भी ग्रामर की बुक उठाएं, उसमें जो वोकेबलरी है जी वो आप याद करना शुरू कर दें। एक तो तरीका ये है, और फिर वो सिर्फ क्रैम ही करेंगे आप, लेकिन जब तक आप उसका यूजेज नहीं लेंगे तब तक आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी जगह पे। तो ऐसी सूरत में मैं स्टूडेंट को कहता होता हूँ कि आप दिन में 5 वर्ड्स जो हैं वो लर्न करें, और वो चाहे कोई भी ग्रामर की बुक उठा लें उससे, और उनका फिर यूजेज जो है वो करें इस तरह से कि जब आप एसएमएस लिख रहे हैं अपने दोस्तों को तो उसमें उसका इस्तेमाल कर लें। आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल करें, कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उससे इस्तेमाल करें उन वर्ड्स को। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपकी वोकेबलरी इन्हांस हो जाएगी क्रैमिंग के साथ। दूसरा ये होता है कि आप अपनी रीडिंग को इन्हांस कर जाएँ। सादा आपके कई वोकेबलरी इशूज़ हैं, रीडिंग आप करेंगे तो आपको हर पैराग्राफ में 3-4 वर्ड ऐसे होंगे जिनका मीनिंग नहीं आता होगा। तो आप अपने मोबाइल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी पकड़ें और उसको इंस्टॉल कर लें और उससे हेल्प लें। तो मैक्सिमम क्या होगा, 1-2 माह में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने इम्प्रॉपर वर्डिंग से प्रॉपर वर्डिंग की तरफ आ जाएंगे। आपके वोकेबलरी बैंक इन्हेंस हो जाएगा, आप उसको यूटिलाइज करते चले जाएंगे। फिर आपका कंटेंट अगर ग्रामर का देखें तो उसमें पैरा वर्ड्स हैं, एडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्टली एकेडमीज़ के अंदर आपको नहीं पढ़ाई जाती, और ये पढ़ाया जा भी नहीं सकता। उसकी रीज़न है ये आपने खुद से लर्न करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी अच्छी सी बुक पकड़ें। हमारी एक ग्रामर वाली वीडियो है, आप उसको ज़रा जाके देखें तो आपको मैंने वहाँ पे ग्रामर की बुक्स भी बताई हुई हैं और उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट को एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, उसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं वो आप क्रैम करें, और डेली बेसिस पे 5 पैरा वर्ड्स, 5 एडियम्स, 5 फ्रेजल वर्ब, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये आप करते चले जाएँ तो इनका आपका जो है वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लैंग्वेज आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं अपनी। जब आपके पास वोकेबलरी बैंक आ गया उसके बाद आप ग्रामर के ऊपर काम करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ठीक करें, तो देन आप आगे चल के जो है वो अच्छा। याद रहे कि हमारे फोरम पे जो इंग्लिश ग्रामर के जो सर हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, और हम जब डिस्कशन करते हैं अपने फैकल्टी मेंबर्स के दौरान तो हम ये देख रहे होते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनके इश्यूज़ क्या हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ा इशू चल रहा होता है वो यही होता है, तो हम सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस कर रहे होते हैं। फिर ये चीज़ें आपको आगे जो है वो कॉम्प्रिहेंशन में भी खड़ा कर देती हैं, आपको प्रेसी में भी खड़ा कर देती हैं, और आपको जो है वो इवन ऐसे के अंदर भी हेल्प आउट करते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि हम बेसिक इंग्लिश से इन चीज़ों को ऑन करते हैं। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। क्या आप स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का वो या अपने आंसर का वो किस तरह से ठीक करेंगे। तो उसके लिए एक ही फार्मूला है, दैट इज़ अ पैराग्राफ राइटिंग। आप पैराग्राफ राइटिंग को ठीक कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें हमने बुक्स भी मेंशन की हुई हैं, और हमने अपने फेसबुक पेज में उन बुक्स का लिंक भी दिया हुआ है कि आप वहाँ से जाके उन बुक्स को डाउनलोड करके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना मैक्सिमम काम आप पैराग्राफ राइटिंग में करेंगे उतना ज़्यादा आपका राइटिंग स्किल इम्प्रूव करेगी। अब उसके अंदर क्या है कि जी अगर हम देखें तो पैराग्राफ राइटिंग को पहले तो अंडरस्टैंड करें, उसके बेसिक असूल क्या हैं। वो जो 3-4 होते हैं जी, आप आर्गुमेंट्स ऑफ द पैराग्राफ बनाएं जिसके अंदर आपने पॉइंट मेंशन करना है, फिर इंट्रोडक्टरी लाइंस लिख दें, फिर बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, फिर कंक्लूजनरी रिमार्क्स होते हैं जी पैराग्राफ राइटिंग पे, आप उनके ऊपर काम करना शुरू कर दें। अब इससे क्या होगा कि जब आप शुरू में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जहाँ कहते हैं कि जी जब हम लिखना बैठते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती हम क्या लिखें, किस तरह से करें। तो हम लोग उनको फिर पैराग्राफ राइटिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप अपनी डायरी लिखना शुरू कर दें, डेली बेसिस पे अपनी डायरी लिखें। आपने आज सारा दिन जो किया है उसे रात को 1 से 2 पेज जो है वो उसके ऊपर डायरी की फॉर्म में आप उसे लिखना शुरू कर दें। आप फिर खुद से पढ़ें, आपको खुद से पता चल जाएगा कि यार ये जो मैंने लिखा है वो ठीक है या नहीं है, अच्छा कोहेरेंस है इसके अंदर नहीं है, जंपिंग है कि नहीं है, एक आइडिया दूसरे आइडिया की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करेंगे। जंपिंग इशू का सलूशन क्या हो सकता है कि जब आप डायरी लिखते हैं, चलें और कुछ भी अगर आपको याद नहीं रहता, लिखने के नहीं रहते, तो अपनी डायरी तो ज़रूर आप लिखते हैं, तो कम से कम डायरी के 3 से 4 पैराग्राफ लिखें।
फिर उसमें देखें कि जो एक पैराग्राफ के अंदर मैंने पॉइंट लिखा है उसको एक्सप्लेन वेल वे से किया है। वेल वे क्या है, मतलब उसके अंदर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते करते कोई दूसरा पॉइंट तो इंसर्ट नहीं कर दिया, एक बात करते करते अधूरी छोड़ के दूसरी बात की तरफ तो चले नहीं चले गए। तो ये जो जब आप इसको खुद से पढ़ना शुरू करेंगे तो विद इन द 1 वीक की प्रैक्टिस में आप खुद से जंपिंग के इश्यूज से जो है वो बाहर निकल आएंगे। अच्छा, इसके बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे, कोई भी पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, या कोई सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, इवन यहाँ पे कि ऐसे का है, तो आप लिखने से पहले एक आउटलाइन बना लिया करें कि आपके माइंड में जो चीज़ें हैं वो क्या क्या है, उसका पॉइंट बनाएं। फिर चुप करके उसी आउटलाइन में जो पॉइंट आपने बनाए हैं उन्हीं के ऊपर एक पैराग्राफ, चाहे वो 2 लाइनों का भी बने, 3 लाइनों का भी बने, वो पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है रेलिवेंट कैसा है। तो वो जब आप, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को आप समझेंगे तो आपको पता होगा अच्छा मुझसे ये पूछा गया है, तो उसके मुताबिक आप अपना कंटेंट डेवलप करते चले जाएंगे तो वो रेलिवेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके बाद हम जो तीसरा सोल्यूशन आता है वो है हमारा कंटेंट का। कंटेंट को वैलिड बनाने के लिए सबसे पहली बात जो है वो पैराग्राफ राइटिंग की जो मैंने बात की थी, उस पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आर्गुमेंटेटिव सेंटेंस इंसर्ट करें। आर्ग्यूमेंट क्या है, आप अक्सर बहस कर रहे होते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता हम किस पे बहस कर रहे हैं। हमारा जो अपोनेंट है वो भी वही बात कर रहा होता है डिफरेंट वर्डिंग के साथ, हम भी वही बात कर रहे होते हैं और हम आपस में लड़ भी रहे होते हैं। अगर उसी बहस के दौरान कोई हमें रोक के ये पूछे कि भाई आपका मसला क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, जो वो जवाब आप देते हो ना उसमें, वही आपका आर्ग्यूमेंट होता है। तो जब आप पैराग्राफ राइटिंग के में जाते हैं तो वहाँ पे एक आर्गुमेंटेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर मैं इस चीज़ को डील करने वाला हूँ और उसकी रीज़न ये है, और उसके बाद आगे उसकी लॉजिक देते चले जाते हैं, एग्जाम्पलीफाई करते चले जाते हैं। तो उसको आप थ्रू द प्रैक्टिस जो है वो आर्गुमेंटेटिव स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम नहीं, ये ग्रेजुअली और ऑन डेली बेसिस पे आप जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ग्रेजुअली आप इसमें इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं, हम इनको बम्बार्डमेंट कर देते हैं फैक्ट्स एंड फिगर की। इनकी बम्बार्डमेंट कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी अच्छे मार्क्स लेने के लिए। हमेशा आप आर्गुमेंट बिल्ड करें और उस आर्गुमेंट के रिलेटेड कोई फैक्ट है तो वो तहरीर करें, तो उसको कहते हैं कि एम्बेडेड ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स इन द पैराग्राफ। तो ऐसी सूरत में आपका जो लॉजिक है, जो आर्गुमेंट है, वो वर्थी हो जाएगा और उसको कोई क्वेश्चन मार्क में नहीं ले आएगा। सबसे ज़्यादा हम जो बात कर रहे हैं कि जी जो आखिरी 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिसमें उसका सलूशन क्या है, एक इम्बैलेंस क्वेश्चन और इम्बैलेंस पेपर। 40 इम्बैलेंस पेपर से बचने के लिए आप 40 मिनट की रोज़ाना की प्रैक्टिस करें और एक क्वेश्चन लिखें 40 मिनट, और उसमें आप ये देखें कि पहले दिन 40 मिनट में आपने कितना लिखा, दूसरे दिन कितना लिखा, तीसरे दिन आपको पता चलेगा 1 हफ्ते के अंदर आप एटलीस्ट पहले दिन जो 40 मिनट में आपने लिखा था, 1 हफ्ते के बाद आप अपना कंटेंट जो है वो उससे डबल कर चुके हैं, क्योंकि आपका माइंड उस प्रैक्टिस को एक्सेप्ट कर चुका है और आप उसके लिए जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को इन्हेंस कर रहे हैं। दूसरा जो मैंने बात की थी कि इम्बैलेंस क्वेश्चन को बैलेंस बनाना, तो अगर आपने आर्गुमेंटेटिव अपने पेपर को ऑन कर लिया, पैराग्राफ राइटिंग पे बात कर ली और इनके दरमियान कनेक्टिविटी जोड़ी विद द पर्सपेक्टिव द कोहेरेंस, और कोहेरेंट वर्ड जो है वो, कनेक्टिव वर्ड जो है वो यूज़ करते चले गए और आइडियाज़ को कनेक्ट कर गए, और उसके बाद आपने जो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बनाई है उसको जस्टिफाइड कर दे, तो आपने क्वेश्चन के अंदर जो जो चीज़ें पूछी उन सब को आपने कवर अप कर लिया, तो ये आपका बैलेंस क्वेश्चन है। लेकिन मैं फिर ये बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर या फिर आप कंटेंट ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर आपको डेली बेसिस पे काम करना होगा, और ये वीक्स में या डेज़ में डेवलप नहीं होता, इसके लिए आपको मंथ्स लगते हैं। तो हमें हर रोज़ 40 मिनट की प्रैक्टिस जो है परफेक्शंस की तरफ ले जाएगी। अदरवाइज़ हम अगर ये कहें कि जी टीचर से पढ़ लें, टीचर हमें बता देगा, कोई फार्मूला हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप कहेंगे जी 5-10 क्वेश्चन चेक करवा लेंगे तो हो जाएगा, तो ये बात भी नहीं होती। आपको लिखना है, लिखना है और लिखना है, और उसके ऊपर जो है वो 40 मिनट की डेली प्रैक्टिस अपने ऊपर लाजम बना लें। आपके ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो साथ साथ सॉल्व होते चले जाएंगे। इवन आप कॉन्शियस नहीं भी हैं तब भी होते चले जाएंगे, वो अनकॉन्शियसली आपकी जो है वो हैबिट बनती चली जाएगी। तो ये थे हमारे पेपर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे और उनके क्वेश्चंस।
तो आई होप सो कि आप इस पे अमल करेंगे और इससे बेनिफिट उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।